अच्छा जी, तो दो एप्लीकेशंस हमने पढ़े बोहर्स के मॉडल का। एक हमने इसको यूज किया किस चीज के लिए, रेडियस डिटरमाइन करने के लिए, और दूसरा हमने इसको यूटिलाइज किया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो लीनियर वेलोसिटी है वो निकालने के लिए। थर्ड नंबर पे आ रहे हैं ड्राइवेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट मतलब कोई सा भी ऑर्बिट हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी हो, उसके लिए आप ये वाली दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हम इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं, इसी को यूटिलाइज करके n की वैल्यू पुट करके आपको पता चल जाएगा कि भाई इस पार्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन के पास इस वक्त कितनी एनर्जी है। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट चैलेंज है। इसके लिए आप देख लें कि when an electron is revolving around the nucleus in an orbit, वो कोई सा भी ऑर्बिट हो, the electron possesses both kinetic energy and potential energy। इसके पास दोनों एनर्जीज होती हैं। ठीक है, सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस चीज के बराबर हो जाएगा, ई टोटल है। दरअसल ये क्या है, ई टोटल। सही है, तो टोटल लिखने की जरूरत नहीं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको आप इक्वेशन 1 ही लिख लें। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी क्यों है, पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, तो ये तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू इट्स मोशन। सही है, मूव करता है तो हम कहते हैं कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी, और ये किस चीज के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्यों है इसके पास, सही है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस। सही है, लेकिन ये कहां से आई है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली, हकीकत में कहां से ये प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली the stored work done in on electron। सही है, इसको आप यूं समझें कि जैसे इस वक्त मैं खड़ा हूं, सही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्शन की वजह से मेरी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अगर ये जमीन मेरे पैरों से आप हटा दे तो आई विल गो डाउन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज द सेंटर ऑफ द अर्थ इज अट्रैक्टिंग मी। सही है, तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस होता है, जब फ्री होता है तो वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब तक हम ये दावा करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इसी एटम का है, तो ये हम इसलिए करते हैं ये दावा क्योंकि इसके न्यूक्लियस ने इसको अट्रैक्ट किया हुआ है। अब आप देख लें, ये इलेक्ट्रॉन जब फ्री था, इन्फिनिटी पे था, तो ये तो फ्री था, इसके इन्फ्लुएंस में नहीं था। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ला रहे हैं दूर से। लेट सपोज आप इधर आपका न्यूक्लियस है, ऐसे एज्यूम कर रहे हैं, इधर इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये इन्फिनिटी है। सही है, लेकिन इसको जब मैं यूं लाऊंगा और ये सेंस करेगा, यहां आके इसने सेंस किया, तो अब इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन इसी एटम का है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस के साथ अब इसका क्या है, अट्रैक्शन है। तो जब मैं इसको ला रहा था इन्फिनिटी से,
तो क्या कर रहा था, इस पे वर्क डन कर रहा था, और ये वर्क डन सारा इसमें स्टोर हो रहा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और वो कौन सी एनर्जी होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी है इसी इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी दरअसल क्या है, वर्क डन है। सही है, तो इसको आप इधर कर लें, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। सही है, स्टोर वर्क है, वर्क डन। अब वर्क किस चीज के बराबर होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ऐसा होता है। ठीक है, अब फोर्स कौन सा फोर्स है, किस फोर्स ने इसको लाया वहां से, कूलम्स अट्रैक्टिव फोर्स। ये क्या है, कूलम अट्रैक्टिव फोर्स है। तो इसकी तो वैल्यू हमें आती है Z² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये तो अभी हमने किया रेडियस के दौरान। और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपका रेडियस है। जब जिस ऑर्बिट में आपने इसको फिक्स किया वहां से न्यूक्लियस तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका ये हो गया। लेकिन यहां आपने माइनस साइन को जरूर लिखना होगा। ये माइनस साइन क्यों लिखते हैं, इसका मैं बता देता हूं। Here negative sign means that the potential energy of electron is decreasing as we come close towards the nucleus। आप इधर देख लें, ये शेल नंबर 1 है, ये आपका, चलें सही, ये शेल नंबर 1 है, n इज इक्वल टू 1, ये आपका n इज इक्वल टू 2, ये आपका n इज इक्वल टू 3। यहां इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी 1। सही है, इस वाले में यहां इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी 2 सेकंड शेल में है, और यहां आपका पोटेंशियल एनर्जी 3 है। ठीक है, तो जब ये इन्फिनिटी से मैं ला रहा था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को मैं, और जितना अंदर ला रहा हूं एटम के अंदर, 3 में से 2 में, 2 में से 1 में, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। यहां आपका पोटेंशियल एनर्जी 1 जो है वो कम है पोटेंशियल एनर्जी 2 से, और ये कम है पोटेंशियल एनर्जी 3 से। सेम इधर आप देख लें, मैं अगर ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हूं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के करीब हूं, यहाँ ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है आपका न्यूक्लियस, किस चीज के लिए, इलेक्ट्रॉनों के लिए। तो ग्राउंड फ्लोर पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी कम है। जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी मेरी हाई हो जाएगी, और जितना दूर जाऊंगा ऊपर वाले 5th 6th फ्लोर पे, तो उतना ही मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मेरे अंदर जो वर्क डन है मुझको ऊपर ले जाते हुए ये सारा स्टोर हो जाता है मेरे बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और इसका तब पता चलता है, आप ग्राउंड फ्लोर पे लेट से अगर मैं गिरता हूं तो थोड़ा सा मतलब इतना चोट नहीं लगेगी मुझे, लेकिन अगर मैं 6th फ्लोर से गिरता हूं तो अच्छा खासा मतलब मेरे अब आगे नहीं जा सकती। सही है, मतलब बहुत ज्यादा मुझे जोर से गिरना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उधर स्टोर हो गई होगी। ठीक है, तो इसी तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी आप जब एटम के करीब ला रहे हो इलेक्ट्रॉन को, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके साथ माइनस साइन लगाते हैं। तो एक तो बात आप ये लिख ले, हेयर नेगेटिव साइन मीन्स, हेयर, ये इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है। हेयर नेगेटिव साइन मीन्स, बाकी काम आसान है, मीन्स दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग as we bring it closer towards न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ठीक है, एक तो ये बात है न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ये तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए। लेकिन ये साइन आपका चलेगा इस नेगेटिव की वजह से, आपका जो एनर्जी है ये वाली, ये जो हम एनर्जी निकाले, याद रखिए ये एनर्जी भी आपका यहां नोट कर, ये भी नेगेटिव आ जाएगा। सही है, टोटल ओवरऑल वैल्यू आपका क्या, एनर्जी का नेगेटिव निकल आना है। अभी मैं ड्राइवेशन जब करूंगा तो आपको ये वाला नेगेटिव जाएगा, ये तो पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन टोटल एनर्जी में भी नेगेटिव साइन ऐसा ही चलेगा।
तो ये जो नेगेटिव साइन है, यहां से आप एक और मतलब ले सकते हो। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये किसी को समझ नहीं आई मेरी बात कि पोटेंशियल एनर्जी वाली कि इसके साथ माइनस साइन क्यों लिखते हैं, तो यहां से बड़ा प्यारा समझ आ जाएगा। सिमिलरली नेगेटिव साइन also means that the electron is bound to the nucleus। ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाउंड टू द न्यूक्लियस। अगर इसके एनर्जी के साथ माइनस साइन ना होता, प्लस होता, तो इसका ये मतलब होता कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री है। ये क्या है? फ्री है। ये माइनस साइन ये बात जाहिर करता है कि द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। और इस कैसे पता चलेगा? माइनस का मतलब ये है, लेट्स से ये -10 है, क्या है? किसी शेल में, nth शेल में ये -10 आया, सही है। तो -10 का क्या मतलब होगा? यहां से अगर आपने इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराना है, एटम के पकड़ से इसको दूर ले जाना है, तो यू नीड टू प्रोवाइड +10 एनर्जी, तब जाके आपका ये निकल जाएगा यहां से। तो नेगेटिव का साइन का मतलब ये है कि इतनी एनर्जी अब इसको चाहिए ताकि इसको हम क्या करें, एटम में से वापस निकाल सके, सही है। तो अब समझ आया होगा। तो ये माइनस साइन जो है इस बात को जाहिर करता है कि भाई आपका इलेक्ट्रॉन क्या है? बाउंड टू द न्यूक्लियस। ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेट्स से आपका कुत्ता जो है इसको आपने बांधा हुआ है, सही है। और डॉग तो मैं नहीं बना सकता है ऐसे, सही। ये आपका डॉगी है, डॉगी है आपका, सही। तो इसकी एनर्जी को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? माइनस में। इसकी एनर्जी को आप माइनस ई में रिप्रेजेंट करें, यानी एनर्जी आपका यहां नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव इसलिए है कि इसको यहां से आजाद कराने के लिए आपने क्या करना होगा? इतना पॉजिटिव, इतना एनर्जी आपने देनी होगी, तब जाके आपका ये इधर से डॉगी निकलेगा, सही है। तो बाउंड सिस्टम के लिए एनर्जी हम कैसे शो करते हैं? नेगेटिव से। जब फ्री हो तो फिर वहां आपका पॉजिटिव साइन होता है एनर्जी का। तो ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपने यू एक्सप्लेन करना है, और टोटल एनर्जी में ये बात जब जाएगी वहां भी नेगेटिव साइन आएगा, तो इसका ये मतलब होगा कि आपका इलेक्ट्रॉन क्या है? अब एटम का हिस्सा है, ये बाउंड टू द न्यूक्लियस है, ठीक है। तो चलिए ये बात आप लोगों को समझ आई होगी। नाउ पुटिंग द वैल्यू, अच्छा इसको आसान कर लें, ये पोटेंशियल ये वाला, ये एक आर आपका इस आर के साथ कट जाएगा, सही है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका किस चीज के बराबर हुआ? चले यू ZE² डिवाइडेड बाय 4πε0 R, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, चलिए इसको भी इक्वेशन दे दें, कोई इस पे खर्चा नहीं आता। इक्वेशन 2 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है, सही है। तो अब इसको आसान बना देते हैं, जल्दी जल्दी इसको फिनिश कर दें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन इक्वेशन 1, सही है। चले कर लें इसको। पुटिंग वैल्यूज ऑफ kinetic energy and potential energy from equation 2 and 3 in equation 1, सही है। इक्वेशन 2 और 3 में से वैल्यू उठा के आप इक्वेशन 1 में पुट कर लेते। इक्वेशन 1 आपका इस फॉर्म में आ जाए। काइनेटिक एनर्जी का क्या है? हाफ mv² है, हाफ mv² है, और प्लस, चलें यूं कर लें, बच्चों को सही से समझ आएगा। इसका कितना है? माइनस। ये माइनस साइन आपने नहीं भूलना है, ठीक है। तो माइनस ZE² डिवाइडेड बाय 4πε0 R, ठीक है। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आपका बन गया हाफ mv² माइनस ZE² डिवाइडेड बाय 4πε0 R, ठीक है। इसको इक्वेशन 4 ही लिख ले। अब आते हैं mv² की तरफ। यहां आपने थोड़ा सा चीजों को
रिकॉल करना होगी। ये आपका एनर्जी का इक्वेशन है, एनर्जी। ठीक है, नाउ वी नो दैट, इसको चले एक बॉक्स में कर देते हैं ऐसे। अब हमें पता है कि अभी अभी हमने किया एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वेयर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये तो हमने किया, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल कूलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू कूलम अट्रैक्टिव फोर्स। ये तो अभी अभी हमने किया उसमें रेडियस में। ठीक है, तो अब इसमें से आप क्या कर लें, एम वी स्क्वेयर ये है कि नहीं, तो आप इसको आर 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 के साथ कट जाएगा, ये आपका आर कट जाएगा, ये आर स्क्वेयर है। ठीक है, तो एक आर बचेगा आपका इधर, ये आर स्क्वेयर है। ठीक है, तो आपका एम वी स्क्वेयर जो है ये बराबर हो गया जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, पुट दिस इन इक्वेशन, पुट दिस इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में इसको पुट करो, इसकी जगह ये चीज लिख लो, तो ये आपका एनर्जी जो है ये बराबर हो जाएगी, हाफ तो आपका है, और ये इस जगह ये मैं लिख रहा हूं जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और माइनस में क्या है, माइनस में आपका ये है जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब आप देख लें तो ये चीजें मेरा एक जैसा हो गई, सही है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो ये 8 हो जाएगा और ये 4, तो चलें कर लें, किताब में डायरेक्ट किया हुआ है तो बच्चों को फिर समझ नहीं आता। जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और माइनस जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब इसका एलसीएम कितना बनता है, एलसीएम तो यही बनेगा इसका, सही है, ये वाला 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसको इससे डिवाइड करो 2 आ जाएगा, तो 2 जेड ई स्क्वेयर माइनस इसको इससे करो 1 आ जाएगा, तो आपका जेड ई स्क्वेयर। अब आप इसको कर लें तो -2 में से 1 आप निकाल रहे हैं तो इसका माइनस आएगा, यही इसी माइनस का मैं आप लोगों को कह रहा था। तो ये माइनस जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो आपका एनर्जी जो है वो बराबर हुआ किस चीज का, एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई नहीं 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, किसी भी शेल में, सही है, जनरल बात हम कर रहे हैं। अब यहां इसमें मसला क्या है, आर वाला मसला किस चीज का आ रहा है, आर का। तो रेडियस का तो हम ऑलरेडी इक्वेशन निकाल चुके हैं, तो चल इसको आप नोट कर लें, फिर ये वाली जगह हटा के मिटा के इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा उधर और वहां पे कैलकुलेशन को कंप्लीट करा देंगे, सही। चले नोट कर ले इसको, ओके। अब इसको मैं मिटा रहा हूं ये वाली, इस यहां से अब हम आते हैं इस तरह, ये एरो को आप जरूर नोट कर ले कि यहां से अब इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं इस तरफ। चलिए एक दफा लिख ले यहां पे, E इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट नहीं पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सही है। और इसको हमें इक्वेशन दे रहा हूं, इक्वेशन कहां तक पहुंच गए हम, चले इक्वेशन 5, सही है। वी नो दैट, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वी नो फॉर आर, आर के लिए हमें पता है कि आर किस चीज के बराबर है, अभी अभी हमने किया एन स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाई पाई ई स्क्वेयर एम, ऐसा था। पुट दिस इन इक्वेशन 5, पुट दिस, चलें इसको ब्लैक से कर लें, तो पुट दिस इन इक्वेशन, पुट दिस इन
इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन 5 में ये चीज़ें पुट कर दो तो आपका एनर्जी जो है nth ऑर्बिट में, किस चीज़ में, nth ऑर्बिट में, सही, मतलब किसी भी ऑर्बिट में, ये सारा मैंने इसके साथ रेड रेड इसलिए लिखा, n के किसी भी ऑर्बिट के लिए आप ये इक्वेशन यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो एनर्जी इन द nth ऑर्बिट आपका माइनस, ये माइनस बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको आपने नहीं भूलना है, ZE² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहाँ पे आर है और इसकी जगह मैं ये पुट कर रहा हूँ, तो इस फॉर्म में लिख सकता हूँ पाई, ये चीज़ें ऊपर चली जाएगी, E² m डिवाइडेड बाय, और ये वाली नीचे आ जाएगी क्योंकि आर मेरा इधर था, सही है। तो आपका ये n² एप्सिलॉन नॉट और h², ये सारा टर्म्स जो है नीचे आ गए। अब आप देख लें इसमें जो चीज़ें कटती हैं उसको आप काट दें, नहीं तो चले पाई आपका पाई के साथ कट गया, बाकी मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई चीज़ दूसरी ऐसी है जिसको हम काट सकते हैं। तो En मतलब nth ऑर्बिट में आपका एनर्जी इलेक्ट्रॉन का क्या बनने जा रहे हैं, ZE² है तो E4 और m साथ लिख लें, और ये आपका 4 एप्सिलॉन नॉट B² हो जाएगा क्योंकि एक ये है और एक वो है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और n तो ऑलरेडी स्क्वायर है और h आपका B² है। तो ये ओरिजिनल फॉर्म है, कंप्लीट फॉर्म है इक्वेशन का। यू कैन यूज दिस इक्वेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी nth, कहाँ पे, ये वाला nth, मतलब किसी भी ऑर्बिट के लिए आप इस इक्वेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं कि जिस तरह हमने रेडियस के इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, इसको भी आप कर सकते हैं। तो चले बना ले इसको सिंपल, सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका अपना एक वैल्यू है, तो उसको आप डालें किस चीज़ में, कैलकुलेटर में। कौन कौन सी चीज़ें हम नहीं डाल सकते जो कि वेरी करते हैं, वो आपका एक माइनस इंपॉर्टेंट है, वो आपका एक z है और एक n² है, बाकी की चीज़ें क्या है, ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको आप कैलकुलेटर में डालें तो कैलकुलेटर जाके आपको एक वैल्यू देगा, और वो वैल्यू क्या है, वो है आपका 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जॉल पर एटम, क्योंकि इस वक्त हमने एक ही एटम को पकड़ा हुआ है, एक ही एटम के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको पकड़ा हुआ है, तो जॉल पर एटम। ये आपका Z डिवाइडेड बाय n², इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस है, और ये आपका एनर्जी इन द nth ऑर्बिट हुआ, सही है। अब हाइड्रोजन के लिए चूंकि हमारा Z इज इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन, सही है, तो इसको आप 1 कर दें, हाइड्रोजन के लिए आप इसको 1 बना दें, सही है। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब अगर आप मोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको, एक एटम की जगह आप 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स लेना चाहते हो, तो इतने एटम्स को क्या कहेंगे, उसी चीज का 1 मोल कहेंगे, और फिर साथ मोल के साथ फिर जॉल एक स्मॉल यूनिट है, तो इसको भी आप बड़ा कर दें, किलो जॉल कर दें। तो कैसे करेंगे इसको, तो बड़ा आसान है, जस्ट यूनिट कन्वर्जन है, तो -1/n², इसके साथ तो हमने कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाइड बाई 2.18 इंटू 10⁻⁻18, ये जॉल है, जॉल, ठीक है। अब जॉल को किलो जॉल में मैंने कन्वर्ट करना है, तो इस यहाँ मैंने किलो जॉल लाना है, ठीक है। तो जॉल को मैं कैंसिल कराऊंगा, तो इसको जब इसके साथ काटूंगा तो इसका और इसके बीच ताल्लुक क्या है, 1 किलो जॉल आपका बराबर होता है 1000 जॉल का, सही है। तो आपका जॉल कट गया और ऊपर क्या आया, किलो जॉल, लेकिन साथ मैंने एक और भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ये पर एटम है, ये क्या है, पर एटम, यानी ऑलरेडी मेरा एटम नीचे इधर है, सही है। अब मैं एटम की जगह मोल लाना चाहता हूं, तो एटम कैसे कटेगा, ऊपर आपका एटम्स आ जाएंगे, सही है, और पर एटम की जगह में पर मोल, तो 1 मोल और एक मोल और एटम के बीच का रिलेशन क्या है, ये आपका 6.023 इंटू 10⁻23, इतने एटम्स जब हो तो 1 मोल होगा, लिहाजा ये एटम्स भी आपका एटम्स के साथ कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, पर मोल। तो ये मैंने इसलिए इतना डिटेल में किया क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। जो चीज आपने काटना है तो देख ले कैसे कटेगा, डिवीजन से कटेगा कि मल्टीप्लिकेशन से, ये डिवीजन से कटता है, ये वाला मल्टीप्लिकेशन से कटता है, ठीक है। तो इसको मैंने ऊपर उसी चीज से मल्टीप्लाई किया, जो चीज आप लाना चाहते हो जिस जगह,
वो नीचे आया मोल, सही है। अब इसका और इसके आपस में भी जिस तरह इसका और इसका आपस में ताल्लुक है, वो जो रिलेशनशिप है वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। तो इसको जब आप 1000 से डिवाइड करोगे और इससे 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करोगे तो इससे क्या आएगा, 1/n² तो आपका है अपनी जगह, -1/n², इससे आता है 1312.36 किलो जूल पर मोल, सही है। तो आप इसी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, सही है, ये किलो जूल पर मोल में। तो भाई ये अगेन फिर से रिपीट कर दूं, ये कंप्लीट इक्वेशन है, दिस इज कंप्लीट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, और ये क्या है, ये सिंप्लीफाइड है और ये वेरी सिंप्लीफाइड है, सही है। तो ये आपका सिंप्लीफाइड वर्जन है, सही है। तो हम अगर क्विक न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करेंगे तो इस वाली चीज को हम क्या करेंगे, इतनी सारी चीजें बार बार कैलकुलेटर में डालेंगे, इन सब चीजों का मतलब या तो 2.18 इंटू 10⁻18 जॉल है पर एटम, या इतने किलो जॉल पर मोल है, ठीक है। बाकी ये वाली जो चीजें हैं ये हमारे लिए, अब ये En, तो फर्स्ट शेल में अगर आपसे कोई पूछे हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में एनर्जी, अब ये नेगेटिव का मैं इंपॉर्टेंस बता दूं आप लोगों को, चलें इसको मिटा देते हैं, इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देते हैं, ये वाली जगह, ये तो आपने नोट किया होगा पहले से। चल अब इस पे थोड़ा सा कमेंट्री करते हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन आया, बाद में तो हम कर लेंगे इसको इंडिकेट के प्रिपरेशन के दौरान, बहुत ज़्यादा हम इसको यूटिलाइज करेंगे, ये जो हमने अभी डिराइवेशंस की मुख्तलिफ, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा इसको एक टच दे देते हैं, सही है। ये आपका हाइड्रोजन एटम है, लेट्स से, ये इसका फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है, ठीक है। तो इसके लिए ये n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है, ये आपका n इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 1 में है, सही है। तो इसके लिए n की जगह मैं क्या लिखूंगा, E1, सही है, और माइनस, ये माइनस साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1/n² और ये क्या है आपका 1312.36, सही है। यूनिट लिख के, मेरे पास जगह नहीं है तो आप लिख सकते हैं यूनिट। अब इसका वन आप पुट कर लें तो वैल्यू तो यही आना है, -1312.36 किलो जॉल पर मोल, ये E1 की एनर्जी है, सही है। E2 भी छोड़े, आप सीधा चले जाएं E3 पर या E4 पर जाएं, तो -1/, यहाँ n² और ये है आपका 1312.36 और यूनिट यही। तो n4 की जगह अब मैं क्या पुट करूं, 1/4², तो 1/16 हो जाएगा, सही है, 4 का स्क्वायर 1312.36 के, तो ये कितना बन जाएगा, ये दरअसल कुछ यूं बन जाएगा, -1312.36 डिवाइडेड बाई 16, ये मेरे ख्याल में कोई 82 किलो जॉल पर मोल बन जाएगा। लेकिन माइनस, ये जो साइन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट, माइनस। अब माइनस इसको जरा हाईलाइट करिए, जो माइनस है, माइनस, ठीक है, ये माइनस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही है, ये माइनस, तो ये भी माइनस में आया। मैंने इससे पहले इस पे बात की, अब आप देख ले इसको, आपका E4 यानी शेल नंबर 4 में इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी है, 82 किलो जॉल पर मोल, ठीक है। अब आप देख, मतलब तो माइनस का मतलब एनर्जी -1312.36 बड़ा है कि -82 बड़ा है, -82 बड़ा है। तो इसलिए तो हम कहते हैं कि शेल नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी शेल नंबर 2 से, और 2 की कम होगी शेल नंबर 3 से, और शेल नंबर 3 की ज्यादा होगी शेल नंबर 2 से, सही है। तो जितना आप ऊपर जा रहे हैं इसकी एनर्जी बढ़ती है। तो 4th नंबर शेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसकी एनर्जी ये है, सही है, इसकी एनर्जी हाई है, -82 इज ग्रेटर देन -1312.36
3.36, या दूसरे अल्फाज में कहें आप, फोर्थ नंबर शेल से जब आप हाइड्रोजन के फोर्थ नंबर शेल में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो -82 को खत्म कराने के लिए ये कैसे खत्म होगा, +82 आपने एनर्जी देनी होगी, तो यहाँ कम एनर्जी चाहिए, सही है। और यहाँ शेल नंबर 1 से जब आप इसको निकालोगे तो इसको आपने +13 12.36 यानी इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस के करीब है ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से इसको अट्रैक्ट किया हुआ है, और ये तो ऑलरेडी दूर है, तो इसको निकालने के लिए कम एनर्जी हमें चाहिए। तो नेगेटिव का अभी आप लोगों को क्लियर पता चल गया होगा कि नेगेटिव साइन कितना इंपॉर्टेंट है जब हमने उधर पुट किया पोटेंशियल एनर्जी के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम ला रहे थे इन्फिनिटी में से एटम के कस्टडी में, सही है। तो माइनस का साइन जब तक होगा इसका यही मतलब होगा कि द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, ये अब एटम की अपना कस्टडी में है और ये एटम के पकड़ के नीचे आया हुआ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी, और कल देखेंगे बाकी की जो डेरिवेशंस है वो कल के लेक्चर में आप लोगों को करवा दूंगा। कल के लिए अल्लाह हाफिज़ और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।